देवर ने अपनी नई दुल्हन का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, भाभी, मेरी पत्नी आपकी तरह साड़ी पहनकर चूल्हे में नहीं खड़ी रहेगी। उसे खुलकर जीना पसंद है। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 30 दिन बाद वही देवर अपनी पत्नी को लेकर सबसे पहले उसी भाभी के दरवाजे पर खड़ा होगा। भाभी, मेरी पत्नी आपकी तरह साड़ी पहनकर रसोई में खड़े खड़े अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद है। देवर करण की यह बात सुनते ही पूरे घर में ठहाके गूंज उठे। उसकी होने वाली पत्नी रिया भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैं सबके सामने खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे थी। एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल मैंने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर ट्रे मेज पर रख दी। उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ 30 दिन बाद यही देवर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सबसे पहले मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा और उसकी आंखों में पहली बार शर्म होगी। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी इस घर के बड़े बेटे आदित्य से 7 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर संभालने वाला कोई नहीं था। यह फैसला मेरा था, किसी के दबाव में नहीं लिया था। मुझे लगा था कि परिवार साथ रहेगा तो रिश्ते मजबूत होंगे। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरी हर जिम्मेदारी लोगों की नजर में मेरी ड्यूटी बन गई। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, ससुर जी की दवा देना, सासू माँ का ध्यान रखना, घर का पूरा हिसाब रखना, यह सब मैं बिना शिकायत करती रही। आदित्य हमेशा मेरा साथ देता था, लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि महीने में 20 दिन बाहर रहना पड़ता था। घर में सबसे छोटा बेटा करण था। इंजीनियर था, अच्छी नौकरी करता था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। जब उसकी शादी तय हुई तो पूरा घर खुश था। मैंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी शादी के गहनों में से एक सोने का कंगन तक रिया के लिए अलग रख दिया। लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हर किसी को अपना समझ बैठी। शादी के 10 दिन पहले रिया पहली बार अपने परिवार के साथ घर आई। मैंने उसका स्वागत किया, आरती उतारी और उसे अपने हाथों से मिठाई खिलाई। वह घर घूमते घूमते मेरे कमरे तक आ गई। कमरे में मेरी साड़ियों की अलमारी खुली थी। उसने एक नजर अलमारी पर डाली और हल्की हंसी के साथ बोली, करण सही कह रहे थे, भाभी तो सच में पूरे दिन साड़ी में ही रहती हैं। मैं तो ऐसी जिंदगी एक दिन भी नहीं जी सकती। उसके इतना कहते ही करण हंस पड़ा। फिर उसने सबके सामने वही बात दोहराई जिसने मेरे दिल को चीर दिया। भाभी, मेरी पत्नी आपकी तरह साड़ी पहनकर रसोई में नहीं रहेगी। वे ऑफिस भी करेगी, घूमेगी भी और अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। हमें पुराने जमाने वाली बहू नहीं चाहिए। सासू माँ भी हंसते हुए बोली, सही तो कह रहा है। नेहा जैसी बहू अब कहाँ मिलती हैं। आजकल की लड़कियां इतनी सीधी नहीं होती। सब हंस रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी साड़ी को पहनकर मैंने इस घर को 7 साल तक संभाला था। मैंने सिर्फ इतना कहा, रिया, कपड़े कभी इंसान की कीमत तय नहीं करते। उम्मीद उम्मीद है एक दिन तुम यह बात खुद समझ जाओगे। उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं सुबह से रात तक भागती रही। हलवाई का इंतजाम, मेहमानों की लिस्ट, सजावट, खरीदारी, हर काम में देख रही थी। उधर रिया रोज वीडियो कॉल पर नई नई डिमांड भेजती। कभी 5 लाख का डायमंड सेट चाहिए, कभी अलग से प्री वेडिंग सूट, कभी विदेश जैसा रिसेप्शन। करण बिना सोचे हर बात मानता जा रहा था। एक दिन मैंने आदित्य से कहा, इतना खर्च मत करो। शादी एक दिन की होती है, लेकिन खर्च कई साल चलता है। आदित्य ने मेरी बात मानी भी, लेकिन उसी समय करण ने सबके सामने ताना मार दिया, भाभी, हर किसी की सोच आपकी तरह छोटी नहीं होती। हम जिंदगी खुलकर जीते हैं। यह सुनकर पहली बार आदित्य गुस्सा हो गया। उसने करण से कहा, जिस भाभी की वजह से यह घर आज तक संभला है, उनसे बात करने की तमीज सीखो। लेकिन करण पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, भैया, आप भी भाभी की तरह पुराने विचारों वाले हो गए हैं। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और इशारे से चुप रहने को कहा। मुझे झगड़ा नहीं चाहिए था। शादी धूमधाम से हो गई। रिया बहू बनकर घर आ गई। पहले ही दिन उसने साफ कह दिया, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और रसोई का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सासू माँ ने तुरंत मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा, अभी नई नई शादी हुई है, कुछ महीने तुम ही सब संभाल लो।
मैं मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात मैंने अनजाने में करण और रिया की बात सुन ली। रिया कह रही थी, अच्छा हुआ तुम्हारी भाभी मिल गई, घर का सारा काम वही कर लेंगी, हमें तो आराम से रहना है। करण हंसते हुए बोला, तुम बस एंजॉय करो, भाभी को तो आदत है सब करने की। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में पहली बार दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई, क्योंकि उसी पल मुझे महसूस हो गया था कि अब वक्त उन्हें सिखाएगा और मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगी। शादी को मुश्किल से 15 दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रिया ने आते ही साफ कर दिया कि वह सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठेगी, रसोई में रोज नहीं जाएगी और घर के कामों के लिए उसने शादी नहीं की है। सासू माँ शुरू शुरू में उसकी हर बात मुस्कुराकर कहती, नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन धीरे धीरे पूरे घर की परेशानी बन गया। सुबह ससुर जी की दवा देर से मिलने लगी, आदित्य बिना नाश्ता के ऑफिस जाने लगा और करण हर छोटी बड़ी बात पर अपनी पत्नी का बचाव करता। मैं पहले की तरह सब संभाल लेती, लेकिन इस बार मैंने एक फैसला कर लिया था, जहाँ मेरी जरूरत होगी वहां मदद करूंगी, लेकिन किसी की आदत नहीं बनूंगी। इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही काम करना शुरू किया जितने मेरे हिस्से का था। पहली बार घर वालों को एहसास होने लगा कि इतने सालों से मैं कितना कुछ चुपचाप करती रही थी। एक रविवार को रिया ने ऐलान किया, आज मेरे कॉलेज के दोस्त घर आ रहे हैं, शाम को छोटी सी पार्टी होगी। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन दोपहर तक ड्राइंग रूम होटल जैसा बना दिया गया। महंगे स्नैक्स, ऑनलाइन मंगाया गया खाना, तेज म्यूजिक और ढेर सारी सजावट। मैंने सिर्फ इतना कहा, रिया, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, जरा आवाज कम रख लेना। उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, भाभी प्लीज हर बात में रोक टोक मत किया कीजिए। करण भी तुरंत बोला, भाभी अब जमाना बदल गया है। शाम को पार्टी शुरू हुई। दोस्तों के सामने रिया ने हंसते हुए कहा, मेरी भाभी तो पुराने जमाने की आदर्श बहू हैं, इन्हें लगता है कि बहू की दुनिया बस रसोई तक होनी चाहिए। सब हंस पड़े। मैंने कुछ नहीं कहा। उसी समय ससुर जी अपने कमरे से बाहर आए। तेज आवाज और भीड़ देखकर उन्हें घबराहट हुई। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रिया के सारे दोस्त घबराकर बाहर निकल गए। करण के हाथ पांव फूल गए। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई, दवाइयों की फाइल उठाई और आदित्य को फोन किया। अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट की भी देर हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। अस्पताल के बाहर पहली बार सासू माँ की आंखों में डर था। उन्होंने रिया की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। करण चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। उसी रात अस्पताल का बिल जमा करना था। करण ने अपना कार्ड निकाला, लेकिन हर वह बार बार डिक्लाइन हो रहा था। पता चला कि शादी और रिया की डिमांड पूरी करने में उसने अपनी बचत लगभग खत्म कर दी थी। वह घर आकर बोला, भैया क्या करें? आदित्य कुछ बोलता, उससे पहले मैंने अपने पर्स से कार्ड निकालकर बिल भर दिया। करण ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर उठ नहीं पा रही थी। मैंने सिर्फ इतना बोला, अभी पापा जी जरूरी है, बाकी बात है बाद में। घर लौटने के बाद भी रिया नहीं बदली। उल्टा उसने करण से कहा, हर बात का दोष मुझे क्यों दिया जा रहा है? अंकल की तबीयत तो पहले से खराब थी। यह बात मैंने भी सुन ली और सासू माँ ने भी। पहली बार सासू माँ ने उसे डांटते हुए कहा, गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। रिया नाराज होकर कमरे में चली गई। करण भी उसके पीछे चला गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। 2 दिन बाद करण ऑफिस गया तो वहां उसे एक और झटका लगा। कंपनी में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी हुई थी और उसका नाम भी सूची में था। हाथ में नौकरी जाने का पत्र लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखों में वही आदमी नहीं था जो कुछ दिन पहले सबके सामने कह रहा था, मेरी पत्नी आपकी तरह साड़ी पहनकर नहीं रहेगी। घर आते ही उसने रिया को यह खबर दी। रिया पहले तो चुप रही, फिर बोली, तो अब क्या करेंगे? मेरी लाइफ स्टाइल तो कम नहीं होगी। करण ने पहली बार गुस्से में कहा, रिया अभी भी तुम्हें लाइफ स्टाइल की पड़ी है? मैं रसोई में खड़ी यह सब सुन रही थी। मुझे किसी की हार देखकर खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि जिस घमंड की शुरुआत तुलना से हुई थी, अब वही घमंड उसके अपने रिश्तों को तोड़ने लगा था। उसी रात मेरे फोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या इतनी बड़ी रकम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के बाहर खड़ा करण मेरी बात सुन चुका था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह आने वाली खबर
उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाली है। अगली सुबह पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। रात जिस फोन से ने मुझे चौंका दिया था वह बैंक का था। करण ने शादी के खर्चे पूरे करने और रिया की हर जिद पूरी करने के लिए अपनी सैलरी के अलावा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भी पैसे ले रखे थे। लगातार 3 किस्त न भरने की वजह से अब कानूनी नोटिस आने वाला था। करण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रिया पहली बार घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि करण के पास बहुत पैसा है। उसी समय फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी घर पहुंच गए। पड़ोसी दरवाजे से झांकने लगे। करण सिर झुकाकर खड़ा था। सासू माँ रोने लगी और बोली, बेटा अब क्या होगा? तभी रिया गुस्से में बोली, मैंने कब कहा था कि मेरी हर बात मानो? तुमने खुद ही मुझे सब दिलाया। करण ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें खुश रखने के लिए ही तो सब किया था। दोनों की बहस बढ़ती गई। तभी मैंने आगे बढ़कर उन कर्मचारियों से कहा, हमें 2 दिन का समय दीजिए, पूरा भुगतान हो जाएगा। वे चले गए। करण हैरानी से मुझे देखने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, भाभी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मैंने तो हमेशा आपका अपमान किया। मैंने शांत होकर कहा, रिश्ते बदला लेने से नहीं, सही समय पर सही फैसला लेने से बचते हैं। लेकिन मदद का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने अपनी पुरानी बचत और कुछ निवेश तोड़कर करण का कर्ज चुकाने में मदद की, लेकिन एक शर्त रखी, आज के बाद इस घर में किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, नौकरी या कमाई से नहीं आकी जाएगी। और घर की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं, पूरे परिवार की होगी। पहली बार सासू माँ ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, बहू नहीं, इस घर की असली ताकत तुम हो। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। करण रोते हुए मेरे कम पैरों के पास बैठ गया और बोला, भाभी, जिस दिन मैंने कहा था कि मेरी पत्नी आपकी तरह साड़ी पहनकर नहीं रहेगी, उसी दिन मैं हार गया था, क्योंकि मैंने कपड़ों को इंसान से बड़ा समझ लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। रिया की आंखों में भी आंसू बहने लगे। वह मेरे सामने आकर बोली, भाभी, मैंने आपको बिना जाने जज किया। मुझे लगा आधुनिक होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन आज समझ आया कि बड़े इंसान कपड़ों से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। अगर हो सके तो मुझे भी इस घर को संभालना सिखा दीजिए। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, साड़ी पहनना या ना पहनना कभी समस्या नहीं थी, समस्या घमंड था। जिस दिन भय उतर जाता है, उसी दिन रिश्ते फिर से बन जाते हैं। उस दिन के बाद इस घर में किसी ने कभी किसी की तुलना नहीं की। करण ने नई नौकरी शुरू की। रिया ने भी अपनी नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। और सासू माँ जब भी किसी रिश्तेदार के सामने मेरा परिचय कराती तो गर्व से सिर्फ एक ही बात कहती, यह मेरी बहू नहीं, इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।